सभी को नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट में ECGC के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे निर्यात का विकास होने लगा, व्यापार में निर्यात बढ़ने लगे, तो जो निर्यात करता होता था उससे ये रिस्क रहता था कि उसने जो माल उधार बेचा है, क्या उसका समय पे भुगतान मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस रिस्क को कवर करने के लिए किसकी आवश्यकता महसूस हुई कि कोई ऐसा साख या ऐसा बीमा मिले जो हम निर्यात कर रहे हैं उसकी हमें गारंटी दे। इस आवश्यकता के कारण निर्यात ऋण गारंटी निगम की स्थापना का विचार किया गया, क्योंकि निर्यातकर्ता को तो जोखिम होती ही होती है, साथ ही साथ जो आयातकर्ता होता है उसे भी उधार माल की आवश्यकता होती है। उसके पास वित्त के स्रोत कम होते हैं तो उसे उधार माल मिल जाता है, और जो मीडिएटर संस्था होती है उसको कमीशन मिल जाता है। तो एक तरह से जो निर्यात गारंटी है ये 3 लोगों के लिए आधार स्तंभ का काम करती है, आयातकर्ता, निर्यातकर्ता और मध्यस्थ। हालांकि मुख्य रोल इसका निर्यातकर्ता को सपोर्ट करना होता है, क्योंकि कोई भी जो निर्यात है उसके अंदर 3 तरह की जोखिम बनी रहती है जब तक उसका पेमेंट नहीं मिलता है। पहली व्यवसायिक जोखिम या कमर्शियल रिस्क जिसको कहते हैं, दूसरी आपकी पॉलिटिकल रिस्क हो सकती है, सरकार वगैरह चेंज हो गई, कुछ और प्रतिबंध लग गए, और तीसरी आपकी एक्सचेंज रेट से संबंधित कोई रिस्क है तो वो हो सकती है। तो इन सब से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसकी आवश्यकता महसूस की गई? निर्यात ऋण गारंटी की आवश्यकता महसूस की गई। सर्वप्रथम इसका विचार 1949 के अंदर आया, क्योंकि जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ तो उससे पहले तो कोई एक्सपोर्ट का विचार ही नहीं था। तो आज़ाद होने के बाद में सर्वप्रथम इस पर विचार किया गया। तो इस आवश्यकता के आधार पे जो आपका 1957 के अंदर सर्वप्रथम आपकी निर्यात जोखिम बीमा निगम की स्थापना की गई, और इसी निर्यात जोखिम बीमा निगम को 1964 के अंदर इसका कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया गया और इसका पुनर्गठन करके इसे भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम, जो कि हम आज अध्ययन करेंगे, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात ECGC की स्थापना हुई। यानी इसके साथ लिमिटेड बनाया गया। इसको कब? 1964 में। अस्तित्व में ये कब आई? आपकी 1957 के अंदर। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर है। अब हम देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, या आपको बताया, और अब देखते हैं कि व्हाट इज ECGC है क्या, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है क्या। तो ये एक गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, यानी किसके द्वारा स्थापित किया गया और किसके द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। क्या करता है ये? प्रोवाइड क्रेडिट इंश्योरेंस फैसिलिटीज टू एक्सपोर्टर एंड बैंक्स इन इंडिया। ये क्या करता है? जो निर्यात करता है भारत के, उन्हें जो साख उसका बीमा उपलब्ध करवाता है, साथ ही साथ बैंक को भी उपलब्ध कराता है। केवल मात्र निर्यातकर्ता को नहीं, बैंक्स को भी ये साख उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। यानी जो आपने उधार माल बेचा है उसका बीमा करता है एक तरह से ही। वर्क अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किसके अंडर में काम करता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में कार्य करता है। मैनेज्ड बाय ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये इसका एक मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, ठीक है, जो रेस्पेक्टिव किसके होंगे? गवर्नमेंट के। उसके जो सदस्य होंगे वो कौन कौन होंगे? तो वे रिप्रेजेंटेटिव होंगे गवर्नमेंट्स के, RBI के, बैंकिंग सेक्टर के, इंश्योरेंस एंड एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी के। ये सारे मिलके इसका क्या बनता है? एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनता है जो इसका कार्य देखता है। कौन कौन शामिल होगा इसके अंदर? पहला, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, RBI बैंक के रिप्रेजेंटेटिव, बैंकिंग सेक्टर से संबंध रखने वाले व्यक्ति, इंश्योरेंस और एक्सपोर्ट कम्युनिटी से रिलेटेड पर्सन्स इसके अंदर शामिल होते हैं। तो ये एक आपको बताया गया शॉर्ट के अंदर कि ECGC क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है, क्या कार्य करता है,
किसके अंडर में आता है और इसका संगठनात्मक ढांचा जो है वो किस हिसाब से है। कार्यालय आपका इसको बता दिया गया कि ये कहाँ पर है, आपका मुंबई के अंदर है। फंक्शंस ऑफ ईसीजीसी, इसके कार्य क्या हैं। कार्य से पहले हम एक बात पे विचार करते हैं कि इसकी आवश्यकता या इसका महत्व क्या है, वो इसके क्या होंगे कार्य। क्योंकि जब इसकी आवश्यकता महसूस हुई, इसका स्थापना की गई, तो उन आवश्यकताओं के लिए ही तो ये कार्य करेगा ना, पूरे करने के लिए। तो इसकी आवश्यकता कैसे महसूस हुई हमारे को कि एक तो निर्यात साख का हमें क्या चाहिए था, विस्तार चाहिए था। हमारे पास संसाधन कम थे, तो हमें एक्सपोर्ट क्रेडिट की आवश्यकता थी। हमें प्रतिस्पर्धा के अंदर विक्रय करना था, क्योंकि एक्सपोर्ट उस टाइम बढ़ रहा था, सभी राष्ट्र अपने को स्थापित करने में लगे हुए थे। तो जब प्रतिस्पर्धा होती है सभी देशों के बीच में, तो व्यापार बढ़ाने के लिए हमें उधार माल भी बेचना पड़ता है, और उधार माल के विरुद्ध हमें क्या चाहिए था, बीमा चाहिए था। तो हमें किसकी आवश्यकता महसूस हुई, ईसीजीसी की, जिसके लिए कार्य कर रहा है। विदेशी भुगतानों की वसूली और पारस्परिक झगड़ों के निपटान के लिए हमें इसकी आवश्यकता थी। ये हम देख रहे हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई। विदेशी आयातकों की आर्थिक स्थिति और माल संबंधी सूचना एकत्रित करने के लिए रोल करता है, क्योंकि जब ये सभी ट्रांजैक्शन करता है तो एक इसके पास बैंक स्थापित हो जाता है डेटाज का। उसके आधार पे हम देख सकते हैं कि जो पीछे की पार्टी, इसकी पेमेंट कंडीशन कैसे रही है, कैसे व्यापार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। निर्यात बढ़ाने में ये योगदान दे रहा है। देश के निर्यातकर्ताओं को विदेशी प्रतिस्पर्धा में खड़ा करने के लिए इसकी आवश्यकता थी। और सबसे बड़ी बात, निर्यातकों को कार्यशील पूंजी में वृद्धि करने का मौका मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने जैसे माल उधार बेचा तो उन्हें पैसा इससे प्राप्त हो जाता है, तो वो अपना वापस प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं आवश्यकताओं या इन्हीं महत्व के आधार पर क्या हुआ था, इसने अपने कार्य फाइनल किए। तो इसके फंक्शंस देखते हैं हम, इसके कार्य क्या क्या हैं। पहला आपको बताया गया है यहाँ पे, प्रोवाइड्स ए रेंज ऑफ क्रेडिट रिस्क। ये क्या करता है, एक जो आपकी उधार है, उधार की जो आपकी जोखिम है, उसके बदले आपको एक बीमे की रेंज प्रोवाइड कराता है अलग अलग तरीके से। जैसे निर्यात से संबंधित हो गई, राजनीति से संबंधित हो गई, फ्लक्चुएशन से संबंधित हो गई, तो ये एक तरह से आपको रेंज ऑफ क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है। कवर्स टू एक्सपोर्टर अगेंस्ट लॉस इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यानी जो आप वस्तुओं या सेवाओं का निर्यात कर रहे हैं, उसमें आपको किस किस तरीके से जोखिम हो सकती है, उन सभी जोखिमों को आपको क्या करता है, ये कवर करता है। यानी जैसे आपकी व्यापारिक जोखिम हो गई, राजनीतिक जोखिम हो गई, इन सब से आपको क्या करवाता है, ये सुरक्षा उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन जो है वो है, ऑफर एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस कवर्स टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू एनेबल एक्सपोर्टर्स टू ऑब्टेन बेटर फैसिलिटीज फ्रॉम देम। ये केवल मात्र निर्यातकर्ताओं को ही नहीं, बल्कि ये जो बैंक्स हैं जो इन कार्यों में लगे हुए हैं, जो निर्यातकर्ताओं को फंड्स दे रहे हैं, उनका भी ये सहयोग करते हैं। कौन? ईसीजीसी। उनको क्या करता है, उनकी भी क्रेडिट को जो रिस्क है उसको कवर करता है। यानी जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक्सपोर्ट्स के हेल्प में लगे हुए हैं, उनको भी करता है, ताकि उसे फ़ायदा क्या होगा, जब उनकी रिस्क कवर होगी तो वो जो एक्सपोर्टर हैं उनको ज़्यादा बेटर तरीके से फैसिलिटेट कर सकेंगे और ज़्यादा फंड्स अवेलेबल करवाने में। नेक्स्ट, प्रोवाइड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस टू इंडियन कंपनीज इन्वेस्टिंग टू जॉइंट वेंचर अब्रॉड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और लोन। क्या करता है ये, एक तरीके से जो इंडियन कंपनीज हैं उनको जॉइंट वेंचर में इन्वेस्ट करना है अब्रॉड में कहीं, तो उनके लिए भी ये क्या करता है, इक्विटी या लोन उपलब्ध करवाता है। कोई भारतीय कंपनी है जो विदेश में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो उनको भी ये क्या करता है, लोन या इक्विटी के रूप में फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है। तो ये थे ईसीजीसी के मुख्य कार्य। मेन कार्य क्या था आपका, जोखिम कवर करना, किसका, निर्यातकर्ता का। निर्यातकर्ता के साथ साथ किसकी जोखिम कवर करेगा, ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो। और तीसरा जो इंस्टीट्यूशन है इंडियन, उनको एब्रॉड में इन्वेस्टमेंट या इक्विटी या लोन उपलब्ध करवाने के लिए इनकी मदद करता है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से एक्सपोर्टर की मदद करता है। हाउ डज ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प्स एक्सपोर्टर्स। फर्स्ट, ऑफर इंश्योरेंस प्रोटेक्शन टू एक्सपोर्टर अगेंस्ट पेमेंट रिस्क। किस हिसाब से मदद करेगा, पहला, जो निर्यात करता है उनको जो उधार माल बेचा है उसकी पेमेंट की जो रिस्क है उससे आपको प्रोटेक्शन
प्रदान करता है। सेकंड, प्रोवाइड गाइडेंस इन एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़। आपको बताया गया कि इसका मेन कार्य यही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला, एक्सपोर्ट देखना। तो जब ये एक्सपोर्ट को देखेगा तो किसी को तो माल बेच रहा होगा, इसके लिए इंपोर्टर होगा, तो इसके पास एक बड़ा डेटा बैंक होता है जिससे इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें ये गाइडेंस दे सकता है आपको, कौन से रेगुलेशन करने हैं, किस देश के क्या नियम है, पेमेंट की क्या कंडीशन रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें हमें एक स्थान पे आसानी से अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट, मैक्स अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट कंट्रीज विथ इट्स ओन क्रेडिट रेटिंग। ये हमें क्या करता है, जो एक्सपोर्टर हैं उनको उनकी क्रेडिट रेटिंग बना देता है ये, कि कौन सा देश है उसका व्यवहार कैसा है, व्यापार। तो उन क्रेडिट रेटिंग के आधार पे देखना होता है कि एक्सपोर्टर चाहे तो उस देश के साथ व्यापार करे या नहीं करे। एक क्रेडिट रेटिंग मिल जाती है आपको, जैसे 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार या 5 स्टार या A+ जैसे क्रेडिट रेटिंग दी जाती है देशों को, मोस्टली A+, B+, C। तो ये कैटेगरीज होती हैं अलग अलग, जिसकी जितना ऊपर की कैटेगरीज होंगी, C से B की तरफ, B से A की तरफ आओगे, वो देश उतना ही व्यापार की दशाओं के हिसाब से अच्छा माना जाता है। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रेटिंग्स होती हैं, या मूडीज़ वगैरह जो कंपनियां होती हैं इंटरनेशनल, ये करती हैं, अलग अलग देशों की क्रेडिट रेटिंग करती हैं। तो इसके आधार पे एक्सपोर्टर को हेल्प मिलती है। मेक इट ईजी टू ऑब्टेन एक्सपोर्ट फाइनेंस फ्रॉम बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या करेगा, आपको आसानी हो जाती है एक्सपोर्टर के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ऑब्टेन करने के लिए। असिस्ट्स एक्सपोर्टर्स इन रिकवरिंग बैड डेब्ट्स। जो निर्यातकर्ता होते हैं उनके जो डूबत ऋण हो जाते हैं उनकी रिकवरी में ये क्या करता है, मदद करता है। क्योंकि इंडिविजुअल रूप से अगर हम बात करें तो एक एक्सपोर्टर अगर कोई छोटा है तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो किसी देश पे ये दबाव बना सके कि उसका पेमेंट किया जाए। तो ये संस्था उसके लिए असिस्ट का काम करती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन क्रेडिट वर्टनेस ऑफ ओवरसीज बायर्स। उनके लिए क्या करता है, ये सूचना उपलब्ध कराता है। आज आप कोई एक्सपोर्टर है, किसी चीज़ का आपने उत्पादन किया और उसका निर्यात करना चाहते हैं, आपको ये पता नहीं है कि ये कहाँ पर इस चीज़ के अच्छे रेट मिलेंगे या कौन से देशों के अंदर इसके बायर्स हैं। तो ये आपको क्या करेगा, एक इन्फॉर्मेशन दे देगा कि ये आपके लिए सूटेबल्स बायर होंगे। तो ये इस तरीके से क्या करता है, एक्सपोर्टर की मदद करता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके उद्देश्य क्या है ECGC के। तो पहला इसका जो उद्देश्य है वो है टू एनकरेज एंड फैसिलिटेट ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेड। यानी जो भारतीय व्यापार है उसको बढ़ाना, उसको फैसिलिटेट करना और उसको वैश्विक स्तर का बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। टू असिस्ट इंडियन एक्सपोर्टर इन मैनेजिंग दियर क्रेडिट रिस्क बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन ऑन वर्थीनेस ऑफ द बायर। क्या करता है ये, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो इंडियन एक्सपोर्टर हैं उनको जो क्रेडिट रिस्क है उसको मैनेज करना, उनको टाइमली इन्फॉर्मेशन देना, बायर्स के बारे में उनको बताना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। बैंकर्स एंड कंट्रीज, चाहे वो बायर्स हों चाहे बैंकर्स हों चाहे देश हों, उनके संबंध में क्या करता है, ये उपयोगी सूचनाएं किसको उपलब्ध करवाता है, एक्सपोर्टर को। क्या करता है, फैसिलिटेट करेगा उनको, साथ साथ उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा बायर्स के बारे में, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में, और जो देश हैं कंट्रीज हैं उनके बारे में। नेक्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रोटेक्ट द इंडियन एक्सपोर्टर अगेंस्ट अनफोर्सीन लॉसेज। क्या करेगा, जो भारतीय एक्सपोर्टर हैं उनको जो आने वाली जोखिमें हैं जिनके बारे में हम निश्चित नहीं है, उनसे क्या करेगा, प्रोटेक्शन देता है। जो अनफोर्सीन लॉसेज हैं विच में अराइज ड्यू टू फेलियर ऑफ द बायर। यानी अगर कोई आपका आयात करता है वो दिवालिया हो गया या फेल हो गया तो उससे क्या करेगा, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। बैंक प्रॉब्लम्स कोई आ रही हैं, बैंकों के आपस में कोई ट्रांजैक्शन में दिक्कत आ रही है, भारतीय बैंक या विदेशी बैंक है, तो उसमें आपको करेगा। फेस्ड बाय द कंट्री, कोई देश में कोई समस्या है तो ऑफ द बायर बाय प्रोवाइडिंग कॉस्ट अफेक्टिंग क्रेडिट इंश्योरेंस कवर्स। तो ये क्या करेगा, इन सब से आपको क्या करता है, जो अनसीन आपकी लॉसेज हैं उनसे आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या हुए, पहला जो इंडियन ट्रेड है, एक्सपोर्टर निर्यात व्यापार जो है उसको वैश्विक स्तर का बनाना, दूसरा जो साख चाहिए एक्सपोर्टर को वो प्रोवाइड करना, प्लस उसको इन्फॉर्मेशन देना
किसके बारे में? बायर्स के बारे में, बैंकर्स के बारे में और कंट्रीज़ के बारे में। और अनफोर्सीन जो लॉसेज हैं उसके से आपको प्रोटेक्ट करना एक्सपोर्टर को, ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। नेक्स्ट इसका ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट अवेलेबिलिटी ऑफ एडक्वेट बैंक फाइनेंस टू द इंडियन एक्सपोर्टर बाय प्रोवाइडिंग श्योरिटी इंश्योरेंस कवर्स फॉर बैंकर्स एट कंपेटिटिव रेट्स। क्या करता है ये? जो सुरक्षा आपको देगा वो प्रतिस्पर्धात्मक जो आपकी रेट्स हैं, यानी कम रेट्स पे या एक इकोनॉमिक रेट्स पे आपको चीज़ें अवेलेबल करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। टू डेवलप वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट इन credit insurance among employees and insurance continuation in innovation and achieve the highest customer satisfaction by delivering top quality service। मेन प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव थे वो आपको ऊपर बता दिए गए, इसके सहायक उद्देश्य हो गए। टू एजुकेट द कस्टमर्स बाय कंटिन्यूअस पब्लिसिटी एंड इफेक्टिव मार्केटिंग। तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव। अब बात करते हैं कि ये कौन कौन सी रिस्क कवर करता है। ईसीजीसी के अंतर्गत कौन सी जोखिमें जो है कवर की जाती है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है। यानी जो भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम है, ये कौन कौन सी जोखिम को कवर करता है जो निर्यातकर्ता के जो बैंक हैं उनको फेस करनी होती है। पहली आपकी आती है पॉलिटिकल रिस्क, राजनीतिक जोखिमें, ठीक है। दूसरा आपका है कमर्शियल रिस्क यानी व्यापारिक जोखिम। और तीसरा आपका आता है एलसी ओपनिंग बैंक्स रिस्क, या हम कह सकते हैं फ्लक्चुएशन से संबंधित या फिर बैंक रिलेटेड आपके कोई भी इश्यूज हैं वो। अब जैसे व्यापारिक जोखिमें हैं, उनके अंदर क्या होता है, जैसे आयातकर्ता कोई दिवालिया हो गया, भुगतान करने में सक्षम नहीं है या कर नहीं रहा है, या निर्यातकर्ता माल की आयातकर्ता द्वारा सुपुर्दगी लेने से इनकार कर दिया। आपने माल भेज दिया, आप निर्यातकर्ता हैं, आपने माल भेज दिया, वहाँ आयातकर्ता लेने से मना कर रहे, तो ये सारे रिस्क होगी ना आपके। तो ये रिस्क किसमें आएंगे? आपकी कमर्शियल रिस्क में, व्यापारिक जोखिमों के अंदर। अब जैसे पॉलिटिकल रिस्क में क्या आएगा आपका, तो जैसे सरकारी नीति से भुगतानों में बाधा पड़ने लग जाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी चेंज होगी, उसने व्यापार की नीतियाँ बदल दी, कोई वार हो गया, युद्ध के कारण भुगतान रोक दिया जाए कुछ टाइम के लिए, कोई देश की कंडीशन ऐसी हो गई कि वहाँ पे वार के चांसेज हो रहे हैं, आयातकर्ता देश है उसमें जैसे युद्ध हो गया या आंतरिक कोई अशांति पैदा होगी या आंदोलन छिड़ जाने के कारण थोड़े टाइम के लिए डिले हो जाते हैं पेमेंट, आयात का लाइसेंस रद्द हो जाए, उसने नवीनीकरण ना करवाया हो तो उसका माल रोक लिया जाता है। अब वो रोका तो आयातकर्ता का जाता है, लेकिन एक तरह से निर्यातकर्ता का माल रुक जाता है, वहाँ पे कोई प्रतिबंध लगवा दिया, कोई जहाज वगैरह उसके मार्ग बदलने के कारण टाइम लेट हो गया, उससे कोई जोखिम होगी। तो ये सारी किसके अंदर आती हैं? आपकी पॉलिटिकल रिस्क के अंदर आती हैं। एलसी ओपनिंग्स या फिर बैंक रिस्क आपकी जो होती हैं, उसमें जैसे आपकी फ्लक्चुएशन वगैरह हो गया, कोई बैंक में पेमेंट्स के आपस में डिले हो रहा है, वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी थर्ड रिस्क के अंदर आती हैं। जैसे विनिमय दरों में परिवर्तन से हो गई, क्रेता को लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है, या विदेशी विनिमय दर में फ्लक्चुएशन से आपको लॉस हो रहा है, तो ये सारी आपकी इस जोखिमों के अंदर आती हैं। तो ये जो ईसीजीसी है वो इन तीनों रिस्क को क्या करता है? कवर करता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि रिस्क में किस हिसाब से कवर करता है, कौन सी रिस्क हैं जो इसके अंदर कवर नहीं की जा सकती, इसकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं और इसके फेलियर क्या रहे हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।